बच्चों कल हमने एक नया एएस स्टार्ट किया जिसका नाम है एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। क्या नाम है? एक मिनट इसको पॉज कर दो बेटा, सामने देखो। एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। मैंने कल आप लोगों को कहा ये एएस इसलिए रिलेवेंट है कि अगर हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं और हम अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में डील कर रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे किस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग मतलब अलग अलग सेगमेंट की रिपोर्टिंग करना। मैंने आपको दो सेगमेंट के बारे में कल डिटेल में बात करी। एक होता है बिजनेस सेगमेंट, एक होता है ज्योग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट वो सेगमेंट है जिसमें एक सेगमेंट की गुड्स एंड सर्विसेज की रिस्क एंड रिटर्न दूसरे सेगमेंट की गुड्स एंड सर्विसेज की रिस्क एंड रिटर्न से डिस्टिंग्विश्ड होती है, अलग अलग होती है। तो मैंने आपको कहा कि अभी जैसे मान लो मैंने आपको कल एग्जांपल दिया आईटीसी का। वो सिगरेट भी बना रहा है, वो एफएमसीजी में भी है, वो एक्सपोर्ट में भी है, वो क्लासमेट के रजिस्टर भी बना रहा है और वो होटल्स में भी है। तो कल मैंने उसके हर सेगमेंट से आपको रेवेन्यू बता दिया कि कहीं से 2% है, कहीं से 35% है, कहीं से 26% है, अलग अलग। ये उसके बिजनेस सेगमेंट हुए क्योंकि ये हर सेगमेंट के गुड्स एंड सर्विसेज का रिस्क एंड रिटर्न बिल्कुल अलग है। सिगरेट के रिस्क एंड रिटर्न अलग है, क्लासमेट के रजिस्टर के रिस्क एंड रिटर्न अलग है। तो ये उसके बिजनेस सेगमेंट हुए, ठीक है। अब बिजनेस सेगमेंट को पहचानना बहुत आसान होता है क्योंकि बिजनेस सेगमेंट में अगर मैं इसमें और इसमें डील कर रहा हूँ तो जब ये गुड्स ही अलग है तो इसके रिस्क एंड रिटर्न अपने आप अलग होंगे। तो ये मेरे दो बिजनेस सेगमेंट बन गए। लेकिन कल मैंने कमाल की बात क्या बोली कि आप एक ही वैरायटी ऑफ गुड्स में डील कर रहे हो, उसके अंदर भी सेगमेंट बनाए जा सकते हैं। वो मैंने तुम्हें यहाँ मार्क करवा दी थी 3 करोड़ की लाइन। कब ऐसा होगा? जैसे आज मान लो मैं 11th 12th सीए और बीकॉम 3 चीजें पढ़ा रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि तीनों के रिस्क एंड रिटर्न अलग अलग है, तीनों का कस्टमर बेस अलग अलग है, तीनों से जो पैसा आता है अलग है, तीनों का मार्केट भी अलग है बिल्कुल। मतलब कभी अगर 11th 12th का मार्केट एकदम बढ़ गया तो जरूरी नहीं है सीए का भी बढ़ेगा, और कभी सीए का मार्केट एकदम बढ़ गया तो ऐसा। तो मतलब मैं तीनों सेगमेंट की रिस्क एंड रिटर्न अगर अलग अलग मानता हूं, अगर मैं मानता हूं, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि ये होता है, मैं अगर ऐसा मानता हूं तो ये तीनों को मैं बिजनेस सेगमेंट अलग अलग मानूंगा और मैं इसको डिस्टिंग्विश करूंगा इनके रिस्क और रिटर्न के आधार पे। डिस्टिंग्विश करूंगा इनके रिस्क और रिटर्न। इवन दो आई एम डीलिंग ऑन ओनली वन सर्विसेज, आई एम टीचिंग ओनली कॉमर्स, बट मैं उसके भी बिजनेस सेगमेंट, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, एक ही बिजनेस में से और 2-3 बिजनेस सेगमेंट निकल सकते हैं, इसमें कोई मनाही। ये कल मैंने तुम्हें टिक कराया, बराबर ये चीज याद रखना, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर आप 2 अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हो, 3 अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो तो बिजनेस सेगमेंट बन ही जाएंगे। एक के अंदर भी बिजनेस सेगमेंट बन सकते हैं अगर उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग। ये लाइन बार बार बोल रहा हूँ और ये आपको हिफ्ज हो जानी चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड। इसको साइड में रख दो। ज्योग्राफिकल सेगमेंट, ये सेगमेंट ऐसे होते हैं जो लोकेशन के हिसाब से बनाए जाते हैं कि जैसे मैं राजस्थान में पढ़ा रहा हूँ तो रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग है। लेकिन यही सर्विस मैं दुबई में दूंगा तो रिस्क एंड रिवॉर्ड बिल्कुल अलग हो गए। तो मैं दुबई को और इंडिया को एक अलग सेगमेंट मान सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नॉट गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, बिकॉज यहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और वहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिल्कुल। फिर कल मैंने ये भी कहा था आपको कि कई बार एक ही देश में रहकर भी ज्योग्राफिकल सेगमेंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे राजस्थान में आप जैसे यहाँ पे वो राजस्थान में पढ़ा रहे हो और आप नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाओगे तो एकदम अलग है वहाँ पे मामला, ठीक है। मान लो अगर अलग है तो फिर बोल रहा हूँ कि ये तो सिर्फ एग्जांपल्स है, ऐसा है तो करना है आपको, नहीं तो आपको ज्योग्राफिकल सेगमेंट नहीं बनाना है। अगर आपको लगता है सब जगह रिस्क एंड रिटर्न, जैसे मैं अगर ये लगता है कि कोटा में मैंने जो पढ़ाना शुरू किया वैसा ही मैं अगर आगे भी पढ़ाऊँगा तो वैसे ही पढ़ाऊँगा। अब ये सर्विस मेरी कोई मुंबई में ले ले, ठीक है, तो भी मेरे कोई फीस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं बच्चे को बोलूँगा यही वीडियो बनाता हूँ भाई, मेरे पास अलग से तो कोई वीडियो है नहीं, पढ़ाऊँगा भी ऐसे ही, समझाऊँगा भी ऐसे ही, तो जो फीस ये लोग देते हैं मैं तो आपसे भी वही लूँगा। तो मतलब फिर मेरे लिए मुंबई और कोटा में कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर ये मेरे ज्योग्राफिकल सेगमेंट नहीं है। ज्योग्राफिकल सेगमेंट एरिया के हिसाब से बनते हैं, कस्टमर की लोकेशन के हिसाब से भी बन सकते हैं। कल मैंने कुछ बेंचमार्क भी बताए थे आपको, इन बेसिस पे आप ज्योग्राफिकल सेगमेंट बना सकते हो, ये बराबर याद रखना। कल मैं आपको बस इतना ही पढ़ा पाया, बिजनेस सेगमेंट क्या है और ज्योग्राफिकल सेगमेंट क्या है। एक चीज़ और पढ़ाई थी क्या कल मैंने? हाँ, यही पढ़ाया था वैसे, और इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी ये सब बातें बता दी थी। अब आज यहाँ से शुरू करेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट। मैं इसकी पूरी चर्चा पहले एक साथ करूँगा, रीड बाद में करेंगे, लंबा एएस है, थोड़ा ध्यान से सुनना। कल मैंने आपको ये भी बताया था डिस्क्लोजर बेस्ड एएस है, तो इस एएस में डिस्क्लोजर पूछे जाते हैं क्योंकि ये डिस्क्लोजर का ही एएस है। ये एएस बताने वाला ही है, कैलकुलेशन वाला एएस नहीं है। इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें यही आएगा बताओ क्या बताना है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। अब मेरी तरफ देखो,
अगर मान लो मैं 15 तरह के गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता हूँ, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी तो करती ही होंगी, जैसे कल बोला रिलायंस के कितने बिजनेस है, टाटा के कितने बिजनेस है, करते ही होंगे ये लोग। तो अब अगर ये बहुत सारे बिजनेस में डील कर रहे हैं तो इनके सेगमेंट भी बहुत सारे हैं, तो क्या इन्हें सारे ही सेगमेंट के डिस्क्लोजर देने हैं एज पर AS 17? मना क्यों कर रहा है? तेरे को क्या पता, पढ़ाया ही नहीं मैंने तो अभी तक। हाँ, तो किस बेस पे मना कर रहा है? मतलब जो इम्पोर्टेंट होगा उनकी देगा। किस बेस पे इम्पोर्टेंस पता चलेगी? मेरे लिए तो तुम सब इम्पोर्टेंस हो, तू तक इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। तेरे डाउट भी मैं एकदम अच्छे से लेता हूँ, ठीक है। जबकि कोई दूसरा टीचर हो तो फांसी की सज़ा सुना दे वो डाउट सुन के। मुर्जा सर नहीं सुनाते, क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा उन्हें तेरा डाउट, वाह मजा आया, वो भी इरिटेट होता। नहीं, मैं इरिटेट तो नहीं होता क्योंकि आदमी दिल का अच्छा है, ये दिमाग इसका खराब है। बाकी सुनो, तो इतने सारे सेगमेंट अगर मेरे हैं तो क्या मैं सारे ही सेगमेंट दिखाऊं? तो AS 17 ये कहता है कि आपको डिस्क्लोजर सिर्फ उन्हीं AS के देने हैं जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है, और क्या रिपोर्टेबल है क्या नहीं है ये हम बताएंगे। ऐसा ये कहते हैं, हम बताएंगे, हम बताते हैं कौन से रिपोर्टेबल है। तो मैं पहले तुम्हें ये पढ़ा देता हूं कि रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन से होते हैं, फिर उस रिपोर्टेबल सेगमेंट में आने वाली चीज़ें कैसे निकलेंगी वो भी इसने पहले बता रखी है। तो मेरा तरीका थोड़ा सा उल्टा रहेगा, तो सुनो इधर, फिर रीड सारा सब साथ में करेंगे। आप क्या करो, पहले हर सेगमेंट के रेवेन्यू निकालो, हर सेगमेंट के एक्सपेंस निकालो, और रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करो तो सेगमेंट रिजल्ट आएगा। प्रॉफिट इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि लॉस भी हो सकता है, तो मैं वर्ड यूज करूंगा सेगमेंट रिजल्ट, ताकि उसमें प्रॉफिट भी कवर हो जाए और ठीक है। तो पहले आप सारे सेगमेंट के रेवेन्यू निकालो, वो मैं बताऊंगा कैसे निकलेंगे। फिर सारे सेगमेंट के एक्सपेंस निकालो, एक्सपेंस में से रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करो तो उस सेगमेंट का रिजल्ट आएगा, जिसे मैं बोलूंगा प्रॉफिट या लॉस। एक बार सेगमेंट का रिजल्ट आ गया, इसको रख दो साइड में। फिर हर सेगमेंट की एसेट कैलकुलेट करो कि उस सेगमेंट में कितनी एसेट है, क्योंकि हर सेगमेंट की अपनी एसेट होती है। कंपनी की खुद की भी कुछ एसेट होगी, वो मत लेना इसमें, ये भी मैं बताऊंगा क्या लेना है क्या नहीं लेना। जैसे आज मान लो जब मेरी मैप थी तो मैप की एसेट और BCC की एसेट अलग थी, दो सेगमेंट है मेरे, और वो ज्योग्राफिकल एरिया वाइज थे। वो सेगमेंट हमने कैसे बनाए थे? वो हमारे बिजनेस सेगमेंट नहीं थे, ज्योग्राफिकल सेगमेंट है। कौन से सेगमेंट है? क्योंकि बिजनेस के हिसाब से उनकी रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग नहीं थी। जो फीस अकाउंट्स की यहाँ थी वही वहाँ थी, जो इको की फीस यहाँ थी वही वहाँ थी, जो टीचर यहाँ अकाउंट्स पढ़ा रहा है वही वहाँ पढ़ा रहा था, जो इको यहाँ पढ़ा रहा है वही वहाँ पढ़ा रहा था। दो सेगमेंट हमने सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बताया था, वहाँ का बच्चा अलग, यहाँ का बच्चा अलग। तो वहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड बच्चों के हिसाब से चेंज नहीं हो रही थी, बिजनेस के हिसाब से चेंज, हाँ ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अलग थे वो। वहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग था, यहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग था। हमने वहाँ पे 60-70 बच्चा भी फाउंडेशन में पढ़ाया, यहाँ कभी नहीं पढ़ा पाए, तो वहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वैसा था। यहाँ हमने 100 बच्चा 11th-12th का पढ़ा लिया, वहाँ नहीं पढ़ा पाए। तो मतलब हमने सोचा कि 11th-12th में यहाँ बच्चा आ सकता है आराम से, एक बैच में 100 भी आ जाएगा, 150 भी आ जाएगा। वहाँ 11th-12th में 100-150 बच्चा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वहाँ कोचिंग बहुत सारी है, तो वहाँ एक ही कोचिंग में इतना बच्चा आना, क्योंकि कॉमर्स का ओवरऑल बच्चा ही कम है। लेकिन सीए में वहाँ आ सकता है, क्यों आ सकता है? क्योंकि सीए के लिए वहाँ बहुत सारी कोचिंग नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ बच्चा आ रहा है वो भी हमारे नाम से आ रहा है। अब अगर हम वहाँ चले जाए तो हमारा नाम प्लस लोकेशन, ये दो चीज़ें एक साथ मैच कर जाए तो वो हमें वहाँ पे बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि हमें दिया वहाँ पे मैप ने बेनिफिट, बहुत बेनिफिट दिया। सीए में तो कमाल, हमने कोविड में भी 70-70, 80-80 बच्चा सीए में पढ़ाया है, जो आज नॉर्मली नहीं पढ़ा पाते, ठीक है। कभी कभी हमें लगता भी है कि वापस जाना चाहिए, ठीक है। फिर हमें ये लगता है कि यहीं पे डमरू की तरह इतना घूम लेते हैं सुबह से शाम तक, फिर वहाँ जाओ, आने जाने का टाइम। फिर भी सोचते तो है अगले साल शायद जाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हमारे हो गए कौन से सेगमेंट? ज्योग्राफिकल सेगमेंट। अब ये सारी बातें निकली एसेट के ऊपर से कि हर सेगमेंट की अपनी एसेट होती है, तो सारी सेगमेंट की एसेट निकालो, सारे सेगमेंट के रेवेन्यू निकालो, सारे सेगमेंट के एक्सपेंस निकालो, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करो, सेगमेंट का रिजल्ट आएगा, सेगमेंट का एसेट निकालो। जैसे ही ये सेगमेंट की सारी अलग अलग चीजें निकल गई, फिर
अगर किसी इंडिविजुअल सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 10% या उससे ज़्यादा है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है, आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है। क्राइटेरिया नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, बोलो क्राइटेरिया नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, इफ द रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट exceed 10% or more of total revenue, then that particular segment is a reportable segment. Criteria number 2, if result of particular segment is 10% or more of all the result of enterprise, if total result of enterprise, then that particular segment is a reportable segment on the basis of result. तो भैया दो क्राइटेरिया है, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। अगर एक बार ये सेगमेंट रिपोर्टेबल हो गया तो आपको इसमें उसके डिस्क्लोजर देने हैं। अब डिस्क्लोजर में क्या देने हैं? प्राइमरी डिस्क्लोजर, सेकेंडरी डिस्क्लोजर, एस खत्म, ये थीम है इसकी। तो आपको सबसे पहले, अभी रुक जाओ, अभी पहले मेरे पूरा सुन लो तुम मुझे पहले। तो एक बार आपको ये पता चल गया कि ये सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है तो आपको उसकी ही रिपोर्टिंग करनी है, बाकी चुन्नू मुन्नों की रिपोर्टिंग। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपका टोटल रेवेन्यू था 150 करोड़, कितना था? 150 करोड़। और आपके 15 सेगमेंट है, कितने थे? कितने थे? 150 का 10% हुआ 15 करोड़, कितना हुआ? 15 करोड़। अब ये एक सेगमेंट था जिसका अकेले का रेवेन्यू 75 करोड़ था, टोटली 150 है लेकिन इसका 75 है, तो ये रिपोर्टेबल है ए। अब बी, इसका रेवेन्यू था 25 करोड़, ये भी रिपोर्टेबल है, 75 और 25 100, और बाकी के जितने भी थे वो 5 5 5 5 5 5। क्या 5 15 से ज़्यादा होता है? होता है, तो वो सारे के सारे रिपोर्टेबल। तो अब मेरे 15 में से सिर्फ कितने रिपोर्टेबल सेगमेंट बने? 2, बट एज पर क्राइटेरिया नंबर 1। क्राइटेरिया नंबर 1 क्या कह रहा था? रेवेन्यू के हिसाब से। अब रिजल्ट के हिसाब से देखते हैं। अब ये 150 करोड़ का रेवेन्यू था और कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 10 करोड़ का। 10 करोड़ का 10% होता है 1 करोड़। अब यह 1 करोड़ में कोई से भी रेवेन्यू आ गए जिसका इसका प्रॉफिट 1 करोड़ था, इसका था, इसका था, इसका था, तो ये भी रिपोर्टेबल हो गए। तो 5 इधर से आ गए, 2-3 इधर से आ गए, ऐसे 8 सेगमेंट मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गए। कितने रिपोर्टेबल बन गए? अब 15 में से मेरे 8 रिपोर्टेबल बने तो मुझे 8 की ही रिपोर्टिंग करनी है, बाकी 7 की। लेकिन इसमें अब एक ट्विस्ट है, बराबर सुनते जाना। इस चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन बना तो 90% चांस है कि इस टॉपिक पे से बनेगा, 90, क्योंकि हमें अक्सर इस पे से ही बनता है कि आपको पहचानने को आएगा, बताओ ये रिपोर्टेबल है कि नहीं है, बताओ ये रिपोर्टेबल है कि नहीं है, यही आता है क्वेश्चन। और एक बार फिर ये आ जाता है कि अगर ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है तो बताओ डिस्क्लोजर क्या देने हैं। तो डिस्क्लोजर जो देने हैं वो रट्टा, वो चारों का पार्ट, ठीक है, कि क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं। तो वो फिर याद करना है हमें कि क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं, और याद हो जाएंगे, वो इतने मुश्किल नहीं है। लेकिन पहले पहचानना कि ये रिपोर्टेबल है कि ये रिपोर्टेबल है कि। अब इसमें एक ट्विस्ट सुनो, आपने अपने रिपोर्टेबल सेगमेंट क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2 के हिसाब से अलग कर लिए, तो उन रिपोर्टेबल सेगमेंट को अलग कर लो। अब उन रिपोर्टेबल सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू देखो कितना है उन रिपोर्टेबल सेगमेंट का। मान लो उनका रिपोर्टेबल सेगमेंट का रेवेन्यू हो रहा है 100 करोड़, उसको फिर टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करो। टोटल रेवेन्यू 150 करोड़ था, 100 डिवाइड बाई 150 करोड़ परसेंटेज में निकालो कितना होता है? 66%। कितना हो रहा है? अब ये 66% 75% से कम है, तो आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट 75% की इंफॉर्मेशन दे, ऐसा जरूरी है। तो अब आपको अपनी मर्जी से इसमें और सेगमेंट ऐड करने पड़ेंगे सो दैट आपका 66% 75 बन जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी, क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2 के हिसाब से जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनका रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का 75% या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर 75% या उससे ज्यादा नहीं हो रहा तो आपको अपनी मर्जी से कुछ और सेगमेंट को रिपोर्टिंग सेगमेंट बनाने पड़ेंगे और उस लिस्ट में ऐड ऑन करना पड़ेगा, फिर वो सारे सेगमेंट मिलके कहलाएंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट। इतना क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ूंगा मैं। हाँ, प्रॉफिट का 10% लेना है।
जो क्राइटेरिया 1 में करा वही क्राइटेरिया 2 में करना है। क्राइटेरिया 1 में जो रेवेन्यू का 10% ले लेते हैं, यहाँ रिजल्ट का 10% लेना है। रिजल्ट मतलब प्रॉफिट का। अब रिजल्ट में एक ट्विस्ट है, बस वो सुन लो तुम लोग। वो ट्विस्ट पहले बता दूं मैं तुम्हें। ट्विस्ट क्या है कि अगर मान लो आपके 12 सेगमेंट है और 7 सेगमेंट प्रॉफिट में जा रहे हैं और 5 सेगमेंट लॉस में जा रहे हैं, तो आप जो 10% निकालोगे वो नेट करके नहीं निकालोगे, आप इन दोनों को अलग अलग लोगे एब्सोल्यूट नंबर्स में, विच एवर इज हायर। जैसे ये 7 सेगमेंट का प्रॉफिट, किसी का 5 करोड़, किसी का 7 करोड़, किसी का 10 करोड़, किसी का 15 करोड़, सब मिल मिला के 50 करोड़ था। और ये 5 सेगमेंट में लॉस था, कहीं 2 करोड़ का लॉस था, कहीं 15 करोड़ का लॉस था, कहीं 5 करोड़ का लॉस था, कहीं 1 करोड़ का लॉस था, ऐसे कुछ भी था। तो सारा लॉस को टोटल कर लो, और सारे लॉस का टोटल आया 30 करोड़। तो आपको 50 में से 30 हटा के नेट रिजल्ट 20 नहीं लेना, आप ये 50 को 50 रहने देना, इस 30 को 30 रहने देना इन एब्सोल्यूट नंबर, ब्रैकेट हटा देना अभी। अब 50 और 30 विच एवर इज हायर, इसका 10%। अब किसी का भी प्रॉफिट 5 करोड़ हो या किसी का भी लॉस 5 करोड़ हो, तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गया। क्या बन गया? रिपोर्टेबल सेगमेंट। एक बार वापस, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सेगमेंट प्रॉफिट में, नवलीन ये सब लिखा हुआ है और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अपन सब टिक करेंगे, अभी तुम सुन लो बस, पहले दिमाग में उतर जानी चाहिए एक एक चीज। अब आपके सेगमेंट में कुछ सेगमेंट प्रॉफिट मेकिंग है और कुछ सेगमेंट लॉस मेकिंग है, विच माइट बी पॉसिबल, और वो तो होता ही है। रिलायंस में भी ऐसा होता होगा, उसका मूवीज़ का बिजनेस लॉस में जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके बैनर में जो मूवियाँ बनी है मेरे को तो चलती हुई दिखी ही नहीं, ठीक है। उसमें रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट में है ना, उसका हाउस बिग एंटरटेनमेंट, उसमें जो मूवीज़ बनती है कितनी फ्लॉप गई है वो, कितनी सारी। तो उसका हो सकता है कि प्रोडक्शन हाउस लॉस में हो और उसके बहुत सारे बिजनेस प्रॉफिट में तो होते ही है। तो सुनो, जितने भी बिजनेसेस आपके हैं उसमें ये पॉसिबल है कि कुछ बिजनेस प्रॉफिट में चल रहे हैं और कुछ लॉस में। तो आपको प्रॉफिट और लॉस को नेट नहीं करना है, प्रॉफिट का अलग टोटल करना है, लॉस का अलग टोटल करना है। फिर प्रॉफिट और लॉस को एब्सोल्यूट नंबर्स में देखना है। एब्सोल्यूट नंबर मतलब प्लस माइनस हटाकर। तो लॉस में माइनस के साइन को इग्नोर करो, आप 30 ही देखो और इसको 50 ही देखो, तो 50 और 30 में विचेवर इज हायर क्या है। अब आप 50 का 10% लो तो कितना आएगा। तो अब जिसका भी प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो इन 7 में से, मान लो 4 ऐसे हैं, तो वो क्या हो गए? रिपोर्ट। और इन 5 में से 2 बिजनेस ऐसे हैं जिनका लॉस 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो वो 2 भी क्या हो गए? तो यहां से 2 रिपोर्टेबल, यहां से 4 रिपोर्टेबल, टोटल 6 रिपोर्टेबल। कितने में से? 12 में से। ऐसे करना है। तो अगर ये तो कब करना है? जब कुछ बिजनेस प्रॉफिट में हो और कुछ बिजनेस, सारे बिजनेस प्रॉफिट में, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर मेरे सारे ही प्रॉफिट में होते और टोटल प्रॉफिट 75 होता, तो 75 का 10% सीधा सीधा निकाल लेता, कितना आता? 7.5। अब 12 में से जितने भी बिजनेस 7.5 या उससे ज्यादा कमा रहे हैं वो रिपोर्टेबल, और जो 7.5 से कम कमा रहे हैं वो रिपोर्टेबल नहीं। समझ गया? क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 1, 2। लेकिन वो 75% वाली बात मत भूलना। एक बार क्राइटेरिया 1, 2 के अंदर से हमने रिपोर्टेबल सेगमेंट ढूंढ लिए, वो सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट का एक बंच बना लिया, इधर रख दिया। अब उनका टोटल करो, उनका रेवेन्यू का टोटल करो। अगर वो रेवेन्यू का टोटल 75% या उससे ज्यादा हो रहा है तो वो सारे रिपोर्टेबल है। लेकिन अगर 75% से कम हो रहा है, जैसे हमारे एग्जांपल में 66 हो रहा था, तो हमें एक और ऐड करना पड़ेगा। उससे 70 हुआ तो एक और ऐड करना पड़ेगा, उससे 72 हुआ एक और ऐड करना पड़ेगा, उससे 75 हो गया, अब खत्म। अब वो आप कौन से सेगमेंट ऐड कर रहे हो वो आपका डिस्क्रिशनरी पावर है। हमें तो 75% चाहिए। कितना चाहिए? मतलब एक कहूं तो गलत नहीं होगा कि आपके सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट मिलाकर एटलीस्ट 75% तो होने ही चाहिए। किसका? रेवेन्यू का। किसका? रेवेन्यू का। अब क्लियर है? अभी और 2-3 इंपॉर्टेंट बात बतानी है, ये हो गया हो तो ही आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? अभी तक सिर्फ ये बताया क्या रिपोर्टेबल है क्या नहीं है। बोलो भाई। हाँ, वो भी काम आएगा, उसका भी 10% देखना है, ठीक है। अभी रुक जाना बस, ठीक है। हाँ, इनको मेल करे, ये सही बात है, मेल करे इनको। अब बाहुबली पिक्चर मैंने थोड़ी बनाया है, ये उनका क्राइटेरिया है। ये चाहिए। देख, एक एग्जांपल देता हूँ तेरे बाहुबली जैसे सवाल का।
एक बावले जैसा एग्जाम्पल, ठीक है। मुझे प्रिंसिपल मैम को तुम्हारी एक रिपोर्ट तैयार करके देनी थी कि ये रिपोर्ट देनी थी कि इस क्लास में कितने बच्चे उन्हें बोर्ड में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो मैंने क्या करा, जिसके भी टेस्ट में 90 आते थे, 95 आते थे, 92 आते थे, ठीक है, ये तूने पूछा तो मेरे दिमाग में भी एकदम से आया, तो मैंने उन बच्चों के नाम दे दिए कि सर मेरे हिसाब से ये बच्चे आपको बोर्ड में अच्छा रिजल्ट देंगे। तो तुम क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए थे, तो मैंने उनको नाम लिख के भेज दिए, 30 नाम भेज दिए मैंने उनको। मतलब जिसके एक टेस्ट में भी 90 आए ना वाले, बाकी सब टेस्ट में फेल हुआ है। वो एक टेस्ट उसका हुआ था डिमांड का, उसमें 90 आए थे उसके, तो मैंने उसमें भी उसका नाम लिख के भेज दिया कि सर इसके भी 90 आ सकते हैं। प्रिंसिपल मैम को 30 नाम दिखे 50 में से। शब्बीर ये तो बहुत कम बच्चे हैं, मुझे कम से कम आपके बैच में 75% बच्चे चाहिए। बीसीसी का रिजल्ट 80% रहता है, ठीक है, तो आपको 75% बच्चों के नाम दे दें मुझे। अब 50 बच्चों का बैच है मेरा, 50 का 75% कितना होता है? 37.5। एक बच्चे को बीच में तो फाड़ नहीं सकता, तो 38 ले लो। तो मतलब मुझे अब 38 बच्चों के नाम प्रिंसिपल मैम को देने। अब मैं 30 नाम तो दे चुका था, अब 8 नाम मैंने अपनी मर्जी से दिए कि ये भी कभी कभी ले ही आता है 50-60 नंबर, तू भी आ 90 में, तू भी आ, 8 नाम और भेज दिए। अब तू मुझसे पूछ रहा है मैम ने 75% ही नाम क्यों मांगे, वो मैं कैसे बताऊं? मैम ने मांगे तो मैंने दे दिए। मैम ने पहले कहा था 90% वाले बच्चों के नाम देना, तो मैंने एकदम एग्जैक्ट दिए थे 30 बच्चों के नाम। मैम ने कहा नहीं ये तो बहुत कम है शब्बीर, कम से कम आपके बैच में 75% बच्चे ऐसे होने चाहिए, तो मैंने अपनी लिस्ट में और नाम ऐड करे और दिए उन्हें। अब वो ऐसा क्यों कह रही है ये मैं नहीं बता सकता। जैसे मैं 75% वाला क्राइटेरिया पूरा कर रहा हूँ, तो मैं रिपोर्टिंग सेगमेंट कराऊंगा, ये बोल रहा हूँ। मतलब रिपोर्टिंग कराऊंगा ये तो बोल रहा हूँ ना, 75% टोटल मतलब जितने भी मैंने सिलेक्ट किए रिपोर्टिंग वाले में से, अब उसके सारे रेवेन्यू का 75% होगा तो जाके, तो इससे मेरी जो मतलब बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन को कोई ऐसे अकाउंटिंग में फायदा होगा या फिर उसके किसी चीज में कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपको ये डिस्क्लोज करने से कोई नुकसान होगा। हम आपसे मांग क्या रहे हैं? सिर्फ डिस्क्लोजर। हम ये थोड़ी कह रहे हैं 75% रेवेन्यू पे टैक्स लेंगे हम, ऐसा कुछ बोला मैंने? सिर्फ मैंने पहले ही दिन बोल दिया आपको कल कि ये डिस्क्लोजर बेस्ड है, इसे हम आपसे सिर्फ उन सेगमेंट का डिस्क्लोजर मांग रहे हैं, दैट्स इट। तो दे दो आप, इसमें तो सवाल जवाब होना ही नहीं चाहिए। डिटेल मांग रहे हैं, डिटेल, इसमें क्या सवाल जवाब? हाँ, डिटेल के बाद कोई डिटेल जैसे देखो, एक अभी आपको लाइव एग्जांपल दूं। यूपी में गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि जितने भी सरकारी अफसर हैं उनको उनके पास कितनी चल और अचल संपत्ति है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका ब्यूरो एक वेबसाइट पे देना पड़ेगा। उस वेबसाइट को उन्होंने क्रिएट किया। उस वेबसाइट पे सारे कुछ यूपी में कितने लाख लोग सरकारी नौकरी में हैं, 20-50 लाख लोग हैं, मान लो 50 लाख लोग हैं या 1 करोड़ लोग हैं, ठीक है। अच्छी यूपी की पॉपुलेशन 23 करोड़ तो है, 1 करोड़ मान लो तुम सरकारी नौकरी में है, तो 1 करोड़ लोगों को ये कहा गया कि आप इस पोर्टल पे अपनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल डालो। सरकार आपसे सिर्फ क्या मांग रही है? डिस्क्लोजर। अगर आप नहीं डालोगे तो आपकी सैलरी नहीं देंगे हम, ठीक है। और जो वहाँ पे अभी चीफ मिनिस्टर है वो अपने आप में एक थोड़े अरियल टाइप व्यक्ति है, उनके मुंह से निकला है तो वो नहीं करेंगे, तो उन्होंने सैलरी भी नहीं दी। अभी 2-1 महीने से उनके एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिल रही। बोला सैलरी नहीं मिलेगी जब तक सारी डिटेल नहीं डालोगे। डिटेल चाहिए, क्यों चाहिए, क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस चाहिए। अब आपके मन में अगर कोई खोट नहीं है तो डाल दो डिटेल वहाँ पे, खोट है तो सवाल जवाब करो कि क्यों दे डिटेल, क्यों ना दे, क्यों दे, ठीक है, समझ गए? और कुछ भी पूछ रहे थे आप? हाँ, तेरे को बहुत दिन बाद डाउट आया बेटा, बोल। मतलब क्यों? ये जो पांच सेगमेंट है इनका क्यूमुलेटिव लॉस 30 करोड़ है, तो 30 करोड़ में से कोई ऐसा सेगमेंट नहीं हो सकता जिसका 5 करोड़ का लॉस हो। कुछ भी देख लिया क्या? हाँ, और अपन भी कुछ बोल रहे थे बेटा। फिगर आएगी अभी इसमें आएगी, ठीक है, इसके अंदर आएगी पूरी फिगर वाला ही क्वेश्चन है पूरा। अब नेक्स्ट और कोई डाउट? तू भी कोई डाउट पूछा था, चलो अब नेक्स्ट।
सामने देखो। अब ये तो बात हो गई कि भैया रेवेन्यू लेने हैं, लॉस लेना है, फिर उसका 10% लेना है। तो रेवेन्यू में लेना क्या है? सेगमेंट का रेवेन्यू लेना है ना। तो सेगमेंट के रेवेन्यू में क्या लेना है? 3 चीज़ें। नंबर 1, उस सेगमेंट का जो रेवेन्यू है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जो उस सेगमेंट ने ही कमाया है, वो उसके रेवेन्यू में आएगा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू। नंबर 2, वो रेवेन्यू जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने कमाया है लेकिन उसका एक हिस्सा उस सेगमेंट को मिला है, एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू, इसको मैंने नाम दिया है। तो एक डायरेक्ट रेवेन्यू, एक एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू। और तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, कोई भी ऐसा रेवेन्यू जो उसने अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम कमाया है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन करता है, कंपनी करती है, तो कंपनी के रेवेन्यू को इसमें अपोर्शन नहीं करना है। जो आपने अपनी उससे कमाया है, अपने एफर्ट से, आपको सिर्फ उसी सेगमेंट रेवेन्यू को इसमें काउंट करना है। दूसरे इधर उधर से आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो आपने नहीं किया, वो ऑर्गेनाइजेशन ने किया। लेकिन हाँ, कोई इन्वेस्टमेंट आपने खुद ही किया है अपने पैसों में से, और वो कोई अदर इनकम है, तो वो लेनी है। आप क्या नहीं लेना है ये ध्यान रखना है। क्या नहीं लेना है? इंटरेस्ट वगैरह नहीं लेने हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह ये नहीं लेने हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग नेचर के। लेकिन अगर आप बैंक को तो फिर लेने हैं, क्योंकि ये फिर क्या हो गए आपके ऑपरेटिंग। ऐसे ही ये तो रेवेन्यू की बात हुई, ऐसे ही एक्सपेंस में भी जो आपने उस सेगमेंट को चलाने में डायरेक्ट एक्सपेंस किए हैं वो एक्सपेंस लेने हैं। और जो एट्रीब्यूटेबल है, जो जनरल एक्सपेंस है लेकिन उसका एक हिस्सा आपको भी एट्रीब्यूट किया गया है, तो वो रेवेन्यू में, एक्सपेंस में लेने हैं। एक बार रेवेन्यू आ गए, सेगमेंट के रेवेन्यू आ गए, सेगमेंट का एक्सपेंस आ गया, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करके सेगमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। बार बार रिजल्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। क्या बेटा? किसमें नहीं आएगा? आपने कहा ना एक सेगमेंट। हाँ तो टोटल में आएगा क्या? यार क्योंकि अगर फिर तो किसी का ऑपरेटिंग 1 करोड़ है, इन्वेस्टिंग से बहुत समझ गया, मैं तेरी बात समझ गया। एक मिनट दे मेरे को, मैं आता हूँ। अगर इसमें ये बात लिखी भी होगी तो ठीक, नहीं तो फिर मैं अपने उससे बताऊंगा तो। ठीक है, देखो सेगमेंट रेवेन्यू में क्या आता है, अंडरलाइन करो। सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या आता है? नंबर 1, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जो आपने कमाया ही है वो तो आएगा ही आएगा। नंबर 2, वो पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो आपको अलोकेट किया गया है, तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल या अलोकेटेड, जो कोई रीजनेबल बेसिस पे ही किया होगा। और तीसरा, वो रेवेन्यू जो अदर रेवेन्यू है, जो आपने अदर सेगमेंट को बेच के कमाया। लेकिन याद रखना इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं आएगा, पहले ही बोल दिया मैंने। अदर सेगमेंट मतलब जैसे सेगमेंट ए है, उसने कुछ माल सेगमेंट बी को बेचा है, उससे कमाया, तो उसके लिए तो वो नॉर्मल सेल ही है ना। वो बी को बेचे कि बाजार में बेचे, बी को बेचे कि बाजार में बेचे, उसके लिए तो सेल है वो। तो एक ये वो रेवेन्यू है जो उसने बाजार में बेचा, एक ये वो रेवेन्यू है जो उसको रीजनेबल बेसिस पर अलोकेट किया गया, और ये वो रेवेन्यू है जो उसने अदर सेगमेंट को बेच के कमाया। जैसे सेगमेंट ए ने सेगमेंट बी को बेचा, सेगमेंट बी ने सेगमेंट सी को बेचा, सेगमेंट सी ने सेगमेंट ए को बेचा। आपस में भी करते हैं सेल परचेज, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट, तो वो भी आएगा। तो ये आएगा आपके सेगमेंट रेवेन्यू में। मेरे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे शुरू क्यों नहीं किया, क्योंकि फिर दिमाग में आता है सेगमेंट रेवेन्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्यों। तो मेरा तरीका क्या है कि मैं पहले ये पढ़ाता हूँ कि कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल है, कौन से, क्योंकि ये पढ़ा दिया कि कौन से रिपोर्टेबल है कौन से नहीं है, तो समझ में आ जाएगा कि मैं रेवेन्यू क्यों निकाल रहा हूँ, समझ में आ जाएगा मैं एक्सपेंस क्यों निकाल रहा हूँ, मैं एसेट क्यों निकाल रहा हूँ। क्योंकि मुझे बाद में इन्हीं के बेसिस पे किसी सेगमेंट को रिपोर्टेबल या नॉन रिपोर्टेबल बताना है। अगर वो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर गए तो मैं बोल दूंगा वो रिपोर्टेबल है, नहीं तो वो रिपोर्टेबल नहीं है। उसके लिए रेवेन्यू निकालने जरूरी है। तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ रेवेन्यू कैसे निकाले जाते हैं। अब क्या नहीं आएगा ये भी सुनो, डज नॉट इंक्लूड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं आएंगी। पहले ये देता नहीं था क्या नहीं आएगा, अब बराबर सब डिटेल में, ठीक है, कि क्या नहीं आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं आएगी। जैसे सुनो मैं सीए पढ़ाता हूँ, ये मेरा एक इधर का, मेरे 2 ज्योग्राफिकल सेगमेंट, एक मैप में एक इधर। अब मैंने तुम लोगों को पढ़ाया तो ये तो मेरा नॉर्मल सेगमेंट रेवेन्यू है, मैप पे बच्चों को पढ़ाया वो मैप का सेगमेंट रेवेन्यू है। अब इस बार मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू आ गया, जैसे मेरे पास एक MBA का बैच बन गया। अब मैंने MBA आप तक नहीं पढ़ाई, लेकिन 20-25 बच्चे आ गए, उन्होंने कहा सर हमें अकाउंट्स पढ़नी है ना।
और मेरे बोर्ड पे भी MBA नहीं लिखा हुआ, हमने CA ही लिखा है, MBA नहीं लिखा हुआ। तो MBA तो हमने कभी पढ़ाया नहीं है, बोर्ड पे भी नहीं, कभी एडवर्टीजमेंट भी नहीं करी हमने, 11 साल में कभी कोई रिजल्ट भी नहीं छापा MBA का, कभी पढ़ाया ही नहीं है। MBA तो बच्चा कॉलेज से करता है। अब 20-25 बच्चों का एक बैच आ गया, 25 बच्चे थे, अकाउंटेंसी पढ़ना चाह रहे थे MBA की। बोला सर 3 महीने पढ़ा दो बस, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में पेपर है, 3 महीने पढ़ा दो बस, जो टाइम पे आप बोलोगे वो टाइम पे आ जाएंगे। हमने कहा यार शाम को एक टाइम फ्री है 8 से 9 का, आ जाओगे? बोला 8 से 9 भी आ जाएंगे सर। आ गए हो? फीस सर आप जो बोलो दे देंगे। 10,000 हमने फीस बता दी। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसा इतनी अच्छी किस्मत होगी। अब मैंने कहा 25 बच्चे हैं, 10,000 रुपये है, 2.5 लाख रुपये है, 3 महीने के 2.5 लाख रुपये कोई बुरे नहीं है, ठीक है, वो भी 1 घंटा पढ़ाना है, इतनी बढ़िया बात है। और MBA के बच्चे हैं तो एकदम बिल्कुल बुद्धू भोंड तो होंगे नहीं, ठीक है, कि बिल्कुल ऐसा पढ़ाना पड़े, ठीक ठाक ही होंगे, एक बार बोलेंगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आ गए, पढ़ा दिया, 2.5 लाख रुपये भी आ गए। ये मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू है, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, तो इसको मत लेना, उसमें इसको मत लेना, ठीक है। हमने लिया था एक बैच शुरू में मजबूरी में, MBA का नहीं, अरे MBA भी लेते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, अकाउंट्स आ रही है क्या दिक्कत है। आप सोचो हमने क्या चीज़ पढ़ाई होगी, MCOM भी चलो कॉमर्स का है, हमने 9th 10th को बायो पढ़ाई, हमने 9th 10th को SST पढ़ाई, 9th 10th को। एक्चुअली क्या हुआ जब हमने कोचिंग खोली ना, तो अब्देली सर थे बहुत होशियारी, ओवर एक्साइटेड। अब्देली सर रहते बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस, यार अपन कोचिंग खोलेंगे तो 50-60 बच्चे तो 9th 10th के ही आ जाएंगे। गिनने लग गया वो कि अपनी कम्युनिटी में ये लोग हैं, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। हमारी कम्युनिटी के लोग को उसने ये समझा कि अपन खोलेंगे तो अपन से ही पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा उनने सोच लिया। हम भी मान गए, पहला ही साल था हमारा, तो हमने उस हिसाब से पूरा बैठा लिया, 1-2 टीचर हायर कर लिए, 5 बच्चे आए गिनती के, ठीक है, पूरा सब मैसेज कराया, पूरे समाज के ग्रुपों में मैसेज डलवाया, ये वो 5 बच्चे भी कैसे आए पता नहीं, वो आ गए। अब टीचर तो रख लिया, अब 5 बच्चों को कौन टीचर पढ़ाने आएगा, तो जो आए रेवेन्यू देखे चला जाए, उनको ले लिया। वो 5 बच्चे भी ऐसे है कि ऐसा नहीं कि यार 5 है तो अब छोड़ दे इनको, चिपक गए हो तो आप भी पढ़ाओ। तो हमने कहा कि ये होशियारी के चक्कर में पिक्चर तो बन गई है, तो आधी बायो मुर्तजा सर ने ली, आधी बायो मैंने ली, आधी कुछ अब्देली सर ने ली, SST पढ़ाई। वो 5 बच्चों के हाथ जोड़े, ठीक है। मैथ्स के सर ईमानदार थे बेचारे, वो तो आए, मतलब उन्होंने तो हमारा पूरे साल, अगर वो भी फेल जाते, अरे हम उनको पैसे भी दे रहे थे कि भाई तुमसे जो पैसे लिए, नहीं मम्मी ने बुलाया आप ही पढ़ाओ, ठीक है। वो क्या व्यवहार से आए थे, तो उसकी मम्मी हमें फ़ोन करती, सर आप, अब हमने कहा यार हमने कोचिंग खोली है लेकिन हम तो 11 के बाद ही पढ़ाएंगे, ये तो हमने इसके चक्कर में उस पर लिख दिया 9th 10th, क्योंकि ये शोर तो 60 बच्चे आएंगे, 60 भाई कहाँ से कैलकुलेशन, 59 भी नहीं बोलता था, 60 कौन सी कैलकुलेशन करके आया था। तो अब ऐसी कोई चीज़ हमने पढ़ा ली या आ गया हमारे पास, तो वो रेवेन्यू क्या है भाई साहब, उसे हमें सेगमेंट रेवेन्यू में काउंट नहीं करना। इंटरेस्ट डिविडेंड इसको भी हमें सेगमेंट रेवेन्यू में काउंट नहीं करना, पहले ही बोल दिया मैंने, क्योंकि ये लेकिन याद रखना, अनलेस अगर हमारा प्राइमरी काम ही लोन देना है, बराबर एक चीज याद रखना, प्राइमरी काम ही लोन देना है तो आएगा। तो बुक नहीं लाएगी बेटा आज, भूल गई तो इतने प्यार से बोला तूने, अभी यही बात सिद्धार्थ बोल देता मैं उसकी पिक्चर बना देता। और ये मैं करता ही हूँ यार, पता नहीं क्यों करता हूँ मैं भेदभाव। चलो तू मेरी जगह होता ना, तू भी भेदभाव करता, 100% करता। मैं देखो कह रहा हूँ ना, आप लड़कियों को उतना डांट ही नहीं सकते जितना लड़कों को डांट सकते हो, पता नहीं ऐसा क्यों है। अबे यार सही बात है, अपना शोषण होता आया है। जब हम वहां थे तो हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। चलो अब गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जब मैंने
इन्वेस्टमेंट से होने वाली रेगुलर इनकम को ही नहीं लिया, तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया और उससे पैसा आया तो वो कहां से लूंगा? थोड़ा कॉमन सेंस, क्योंकि वो भी तो फिर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट से मुझे रेगुलर इनकम मिल रही है इंटरेस्ट की, मैं वही नहीं ले रहा, तो इन्वेस्टमेंट को बेचने का गेन कहां से लूंगा? तो ये सब इनकम मेरे रेवेन्यू में नहीं आएगी। बराबर टिक कर लेना, आगे बढ़ते हैं। क्या? अरे यार AS10 पढ़ने के बाद ऐसी बात कर रहा है। सेल, एक्सटिंग्विशमेंट, ट्रांसफर, ये सारे वर्ड यूज होते हैं एक साथ, इन सब का मतलब है डिस्पोजल। AS10 में जब हम डिस्पोजल पढ़ते हैं तो ये सारे वर्ड यूज होते हैं, सेल, एक्सटिंग्विशमेंट, ट्रांसफर, फलाना ढिमकड़ा, ठीक है, हटा देना बुक से, ठीक है। क्या हो गया बेटा? अब आओ, सेगमेंट रेवेन्यू के बाद आते हैं सेगमेंट एक्सपेंस। किस पे आते हैं? देखिएगा जरा, सेगमेंट एक्सपेंस, इधर देखो, वो एक्सपेंस जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हुए हैं, रेंट, सैलरी, परचेज, ये सब आपके नॉर्मल एक्सपेंस। देखो सेगमेंट रेवेन्यू में कितनी चीज आई थी? 3। एक्सपेंस में भी 3 आएगी। यहाँ 3 क्या थी याद करते रहना। एक जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जो आपने ही कमाए हैं, एक अपोर्शन है, दूसरी एक्टिविटी से अपोर्शन हुए, और तीसरे जो आपने अदर सेगमेंट से कमाए हैं। 3 आएंगे, तो इधर 3 आएंगे, तो इधर भी 3 ही आएंगे, कि 3 आएंगे। एक तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस आपने किए हैं वो, एक जो वो रिलेवेंट एक्सपेंस जो आपको किसी रीजनेबल बेसिस पे अलोकेट वर्ड टू वर्ड सेम है बिल्कुल, और एक वो एक्सपेंस जो आपने अदर सेगमेंट के साथ किए हैं। मतलब अदर सेगमेंट ने आपको बेचा तो उसका रेवेन्यू है ना, तो आपने उससे खरीदा, वो आपके एक्सपेंस है। मुर्तुजा क्या हो गया बेटा? तेरी तबीयत खराब है क्या? क्या हो गया? अरे यार, तो फिर छुट्टी कर लेता ना बेटा, चल जा, घर जाना हो तो। इस क्लास के बाद चल जाऊंगा, ये वाली बिगाड़ेगा मतलब पूरी। सुन रहा है बराबर? कल पूछूंगा। तो जाके वीडियो ही देख लेता हूँ, पिक्चर है यार। बीमारी की हालत में पढ़ना नहीं चाहिए, बीमारी की हालत में कुछ भी करो बस पढ़ो मत, और बीमार होते हैं। हाँ सही बात है, मैं स्टूडेंट नहीं था क्या कभी? सही बात होगी। चलो, एक्सपेंसेस तो 3 तरह के रेवेन्यू सेगमेंट रेवेन्यू में आएंगे, और 3 तरह के रेवेन्यू, अरे 3 तरह के एक्सपेंस सेगमेंट एक्सपेंस में आएंगे। सिर तो मेरा ही बहुत दुख रहा है आज रात से, पता नहीं क्यों। हाँ मतलब पढ़ाना तो पड़ेगा, लेकिन अब आगे ये पढ़ते हैं क्या सेगमेंट एक्सपेंस में नहीं आएगा। सेगमेंट एक्सपेंस में 3 चीजें आई, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, अलोकेटेड एक्सपेंस और अदर सेगमेंट के साथ किए गए ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो उसका रेवेन्यू है तो हमारा एक्सपेंस हो गया। 3 बिल्कुल बराबर है ये, इधर 3 आएंगे, इधर 3 आएंगे। अब उधर पड़ेगा क्या नहीं आएगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यहाँ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है वो नहीं आएंगे। इंटरेस्ट, वहाँ इनकम नहीं ली थी तो यहाँ खर्चे भी, लोन वोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो, ये दे रहे हो, ये अनलेस मत बोलना, अनलेस आपकी कंपनी है, बैंक है, तो अगर आपका सेगमेंट बैंक है, अब अगर मैं ये सेगमेंट रिपोर्टिंग SBI के लिए कर रहा हूँ तो SBI क्या इंटरेस्ट नहीं लेगा? SBI इंटरेस्ट नहीं लेगा, SBI इंटरेस्ट इनकम में भी लेगा। तो अगर ये सेगमेंट में बैंक के बना रहा होता तो सेगमेंट रेवेन्यू में भी एक इंटरेस्ट आता और सेगमेंट एक्सपेंस में भी इंटरेस्ट आता। अगर ये सेगमेंट में SBI, HDFC, ICI के बना रहा होता, और इनके तो सेगमेंट बनते भी होंगे, और इनके सेगमेंट कौन से बनते होंगे बोलो? बिजनेस सेगमेंट के ज्योग्राफिकल सेगमेंट? गुड, ज्योग्राफिकल बनते होंगे, क्योंकि इनके बन सकते हैं लेकिन इनके बिजनेस सेगमेंट में ज्यादा फर्क नहीं होता होगा। हाँ, ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। हाँ, ज्योग्राफी से पड़ता होगा इनको फर्क, जैसे रूरल एरिया में जो सेगमेंट है इनके वो कम चलते होंगे और अर्बन एरिया में ज़्यादा चलते हैं। जैसे मेरे अंकल वगैरह बोलते हैं कि गांव में तो आज भी पैसे वैसे जमा कराने की टेंडेंसी कम है, इनका ट्रस्ट इश्यूज होते हैं थोड़े बैंकों को लेकर। इसीलिए तुम देखो जितने भी बड़े बैंक अपने यहाँ पे ICICI की एक ही जगह पे 5 ब्रांच मिल जाएगी, और एक गाँव में जाओगे तो पूरे गाँव में भी एक नहीं मिलेगी। तो ये लोग डरते हैं थोड़ा बाहर कि बाहर हमें बिजनेस नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक का बिजनेस चलता है आपके डिपॉजिट से। तो जब तक आप डिपॉजिट्स ही नहीं करोगे बैंक का बिजनेस कैसे चलेगा? और गांव में लोग आज भी बैंकों में पैसा डिपॉजिट कराने थोड़े हेजिटेट होते हैं।
तो उनका गांव का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और शहरों का बिल्कुल अलग होगा, तो उनके रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग होंगे। तो वो रूरल एरिया और अर्बन एरिया के हिसाब से ज्योग्राफिकल सेगमेंट बना सकते हैं। ठीक है, सब एग्जाम्पल है ये सब। डिसाइड उस ऑर्गेनाइजेशन को करना है कि उसे बिजनेस सेगमेंट रखने हैं कि ज्योग्राफिकल या दोनों। नेक्स्ट, हमें तो ये बताना है बस कि एक बार आपने सेगमेंट डिसाइड कर लिया तो वो रिपोर्टेबल है कि रिपोर्टेबल है कि, क्योंकि रिपोर्टेबल है तो डिस्क्लोजर देने हैं, नहीं तो डिस्क्लोजर। अब देखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस, इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह नहीं आएंगे, लॉसेस ऑन सेल नहीं आएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इन्वेस्टमेंट को बेचने का गेन उधर था, लॉस इधर है, और इसमें कुछ दो नए हैं, उधर तीन ही थे, ये दो नए हैं न्यू। इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल भरती है, तो उसमें सेगमेंट के इनकम टैक्स नहीं लेने हैं, क्योंकि उसमें फिर आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वगैरह भी हो जाएगा ना, तो वो सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए इनकम टैक्स को बिल्कुल अलग करना है। मतलब अभी आज मान लो मैंने सेगमेंट रेवेन्यू कमाया 5 करोड़ और मेरे सेगमेंट एक्सपेंस थे 3 करोड़, 5 करोड़ में से 3 करोड़ गए, मेरा सेगमेंट प्रॉफिट आया 2 करोड़, तो आपको 2 करोड़ ही लेना है। अब आपने 2 करोड़ में से 30 लाख रुपए का टैक्स दे दिया, तो आपको टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए बराबर, क्योंकि टैक्स ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल देगी। चलो, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो हेड ऑफिस के हैं, सर इधर आपने पढ़ाया कि अलोकेटेड वाले आएंगे और इधर ये मना कर रहा है, तो ये देखो पूरा पढ़ना बराबर, जो जो बोल रहा हूँ टिक करना। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, हेड ऑफिस एक्सपेंस, या कोई भी ऐसे एक्सपेंस जो एंटरप्राइज से रिलेटेड है, एंटरप्राइज से रिलेटेड है, हावेवर कॉस्ट आर सम टाइम इंकर्ड एट द एंटरप्राइज लेवल ऑन बिहाफ ऑफ सेगमेंट, सच कॉस्ट आर इंक्लूडेड। ये बात अलग है और ये बात अलग है, यहां तक ये पॉइंट समाप्त हो गया यहां पर, और हावेवर करके फिर अलग लिखा हुआ है। देखो एग्जाम्पल देता हूं, मेरी तरफ देखो, ये एग्जाम्पल मैंने कल भी तुम्हें किसी चीज में दिया था। अभी जैसे सपोज करो कि मैंने 5 करोड़ की एडवर्टीजमेंट करी, और वो 5 करोड़ की एडवर्टीजमेंट मैंने मेरी 5 ब्रांच के लिए करी, तो मैंने 5 ब्रांच को 1-1 करोड़ अलोकेट कर दिया, तो वो आएगा अलोकेटेड में। ऊपर यही बोला है कि अगर कोई खर्चे आप करो और वो 5 में अलोकेट कर दो रीजनेबल बेसिस पे, तो वो आएगा। बराबर सुनना बेटा, अब मैंने 5 करोड़ का खर्चा किया, अपने लेवल पे ही किया, उनके लिए नहीं किया, ये मेरे लिए किया, लेकिन मैंने ये 5 करोड़ के खर्चे उन लोगों को अलोकेट कर दिए, जबकि ये उनके लिए नहीं थे, एडवर्टीजमेंट मेरी ही थी, लेकिन मेरे जनरल एक्सपेंस को मैंने उनमें बांट दिया, या उनको बोला कि मेरे जो जनरल एक्सपेंस होते हैं वो तुम भी तुम्हारे P&L में लिया करो थोड़े थोड़े, तो ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये उनके लिए नहीं हुए हैं, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, डायरेक्टली एलोकेटेड नहीं है, रीजनेबल आधार इनमें नहीं है, ये आपके खर्चे हैं, आप ही रखो इन्हें। तो कोई भी जनरल खर्चे या हेड ऑफिस के खर्चे, ठीक है, जो एज अ होल किए हैं आपने, किसी एक सेगमेंट के लिए नहीं किए हैं, आपने जनरल किए हैं, तो वो आप किसी भी सेगमेंट एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं करोगे। इसको लिंक करना ऊपर वाले पॉइंट के साथ, घर पे भी कब पढ़ो तो उसके साथ जैसे मैंने मिलाया है मिलाना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इस बता रहा हूं ई वाले पॉइंट को सेकेंड वाले पॉइंट से मिला के पढ़ना, क्योंकि यहां ये बोला गया है रिलेवेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज एक्सपेंस, खर्चे एंटरप्राइज के हैं, लेकिन आप उसको अलोकेट कर रहे हो रीजनेबल बेसिस पे। तो अगर मैंने 5 करोड़ का एडवर्टीजमेंट किया और 5 ब्रांच के लिए किया, और वो 5 ब्रांच में 1-1 करोड़ अलोकेट हो सकता है, तो आप अलोकेट करो। ये एक बात, ये एक बात। अब दूसरी बात क्या है कि अगर आपके कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है या हेड ऑफिस के एक्सपेंस है जो आपने एंटरप्राइज लेवल पे किए हैं और वो एज अ होल किए हैं, वो आपने किसी को अलोकेट नहीं किए हैं, तो वो नहीं आएंगे। तो अगर मैं 5 करोड़ अपने लेवल पे एडवर्टीजमेंट करूं जिसका ब्रांच से कोई लेना देना ना हो, सेगमेंट से कोई लेना देना ना हो, तो वो नहीं आएगा। लेकिन मैं 5 करोड़ के खर्चे करूं और वो मैं अलग अलग सेगमेंट में किसी रीजनेबल आधार पे बांट दूं कि ये 5 करोड़ में से 1 करोड़ तेरा, और उसके पीछे कोई रीजनेबल आधार भी है और ये खर्चे भी मैंने तुम्हारे लिए किए भले मैंने हैं, तो वो आएंगे। और ये हावेवर करके जो बात लिखी हुई है ये फिर अलग है, हावेवर वाली बात। ये हावेवर वाली बात ये है कि कई बार कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एंटरप्राइज करता सेगमेंट के बिहाफ पे है, तो वो तो आएगा ही आएगा। जैसे आप सपोज करो कि आपको
एडवर्टीजमेंट का खर्चा करना था, आपने बिल बना के भेजा एडवर्टीजमेंट एजेंसी को 50 लाख का, हेड ऑफिस को भी कुछ खर्चा करना था, उसका 1 करोड़ का था, तो हेड ऑफिस के बाद 2 बिल आ गए, 50 लाख का ब्रांच का, 1 करोड़ का उसका, तो उसने पूरे 1.5 करोड़ की पेमेंट अपने खाते में से कर दी, क्योंकि ब्रांच भी मेरी ही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वो खर्चा तो उस ब्रांच का है। जैसे कई बार मैप के खर्चे हम यहाँ से कर देते थे, यहाँ का खर्चा हम मैप से कर देते थे, है तो ऑनर तो एक ही है ना, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ बोलो, एंटरप्राइज इंकर्ड सम एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ अ सेगमेंट, then that expense will be included in segment expense, भले वो मैंने किए हैं, ठीक है। and if enterprise have incurred some general expense for whole organization, then these expenses are not included in segment expense। समझ गए बराबर? अगर उन्हें कोई रीजनेबल बेसिस पे अलोकेट नहीं किया गया है तो एकदम क्लियर है ये बात। फिर बोल रहा हूँ इसको उससे कंपेयर करके पढ़ना। किसका? आईटीसी अपने पेरेंटिंग कंपनी की चल रही है, इनकी नहीं चल रही तो क्यों करेगा? नहीं उल्टा बोल रहे हो तुम लोग। आईटीसी तो सबकी अलग करता है एडवर्टीजमेंट। देखो मैं तुम्हें बताऊं, आईटीसी अगर आईटीसी अगर सबकी एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा ना तो उसके ये प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकते, क्योंकि आईटीसी का एज अ होल ब्रांड वैल्यू बहुत गंदा है, क्योंकि इट इज एसोसिएटेड विद सिगरेट, ठीक है। और जो सिगरेट से एसोसिएट है वो जनरल ब्रांड कैसे बना सकता है? ये तो कुछ चुनिंदा लोगों को पता है कि ये बिंगो बिंगो भी आईटीसी का है। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जो कट्टर टाइप है तो वो तो यही सोचेंगे कि मैं तो ये बिंगो बिंगो भी क्यों खाऊं, क्योंकि ये पैसा तो जहर बनाने में जा रहा है, मेरी हार्ड अर्न मनी मैं इनको दूं, अब मैं बिंगो ही क्यों लूं, मैं बालाजी का नमकीन खा लूं ना, उसके हाथ में जाएगा पैसा, नमकीन ही तो खाना है, इनका क्यों खाऊं मैं बिंगो टिंगो। मुझे पता है ये पैसा तो सारा कंपनी के पास जा रहा है और वो तो जहर ही बना रही है, तो मेरा पैसा भी इनडायरेक्टली ऐसी चीज़ों में लग रहा है। तो ये तो जनरल एडवर्टीजमेंट उल्टा होल्ड नहीं कर सकते, ये करेंगे तो फंसेंगे। ये तो कभी नाम भी नहीं बताते, ठीक है, आरे टेढ़े बिंगो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे ऐड देते, फनी है, पता ही ना चले क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, अंदर ही अंदर क्या गुट्टी बंदी है। तो ये लोग तो सारे खर्चे जनरल लेवल पे करते ही नहीं है, ये उस सेगमेंट का खर्चा उस सेगमेंट से करवाएंगे, उस सेगमेंट का खर्चा उस सेगमेंट से करवाएंगे, ठीक है। हाँ ग्रुप में, ठीक है, महिंद्रा के आते हैं, ठीक है। तो ये सारे खर्चे कौन से हो गए? जो जनरल है लेकिन वो रीजनेबल बेसिस पे अलोकेट हो गए। लेकिन ये नहीं पूछ रही है, ये तो ऐसा एग्जांपल पूछ रही है जो आप जनरल लेवल पे करो और वो अलोकेट ना हो, यही पूछ रही है ना तू। जनरल लेवल पे करो लेकिन वो क्या ना हो, अलोकेट ना हो। सर पर आदित्य बिरला का भी कैसे होगा? आदित्य बिरला ग्रुप का जो बताया वो भी कैसे अलोकेट होगा? क्योंकि वो तो ऐसा होली का। हाँ अगर देखो एडवर्टीजमेंट ये होता है कि जब आप कोई ब्रांड को बनाते हो ना तो आप सिर्फ उस ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करते हो, ठीक है। और सबसे अच्छी एडवर्टीजमेंट वही वाली मानी जाती है जिसमें आप उस ब्रांड को प्रमोट करो। एक बार आपका ब्रांड चल गया तो उस ब्रांड के नाम से फिर सब कुछ चलेगा, तो उस लेवल पे आप उस खर्चे को जनरल एडवर्टीजमेंट बोल सकते हो, वो किसी सेगमेंट के लिए नहीं। तो जैसे आदित्य बिरला कह रहे हैं या महिंद्रा कह रहे हैं, अब जैसे महिंद्रा कार की भी ऐड देता है बराबर, ठीक है, थार की तो कितनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है वो, है ना, थार की, थार रॉक्स की कितनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो वो जनरल नहीं है, फिर वो अलोकेटेड है। खर्चे भले महिंद्रा देता होगा लेकिन वो अलोकेटेड है, वो सिर्फ ऑटोमोबाइल में ही जाएगा पैसा। और अगर मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ एक ब्रांड और कुछ उसके आगे पीछे नहीं दिखा रहा हूँ तो फिर वो जनरल एक्सपेंस है और उसे अलोकेट नहीं करना है। जैसे आदित्य बिरला ग्रुप का वो एक लोगो बना हुआ आता है आदित्य बिरला, और बस नीचे किसका बिजनेस है क्या है कुछ नहीं आता, ठीक है। उसका सीमेंट भी है, ठीक है, स्टील भी है, ठीक है, अलग अलग वैरायटी ऑफ बिजनेस में है, ठीक है, क्लोथिंग है, ठीक है। ये बैंक ये तो महिंद्रा का है, कोटेक किसका? कोटेक तो महिंद्रा का है, कोटेक तो महिंद्रा का। नेक्स्ट अगर ये जो इंटरेस्ट होता है पर इसको सेगमेंट बना दो तो
क्या इंटरेस्ट जो मिल रहा है इसको एक सेगमेंट बना कौन सा इंटरेस्ट मिल रहा है? तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना पैसा आ रहा है पर हाँ। उसी को एक सेगमेंट बना दो। हाँ तो फिर आएगा, फिर वो उसके लिए ऑपरेटिंग हो गया। सेगमेंट रिजल्ट 3 करोड़ की डेफिनेशन, सेगमेंट रेवेन्यू लेस, पहले सेगमेंट रेवेन्यू पढ़ा दिया, फिर सेगमेंट एक्सपेंस पढ़ा दिया, दोनों को माइनस कर दो, सेगमेंट रिजल्ट। अब सेगमेंट एसेट, ये वो एसेट है जो सेगमेंट ने खरीदे हैं और ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ रहे हैं, ये उससे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। क्या है? अब एक ये वाली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और ये बात मैं आपसे पूछूंगा, मेरी तरफ देखो, 2 मिनट अभी मेरी तरफ देखो। मैं एक सेगमेंट हूं, मेरे पास किसी एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है मेरे पास, या किसी म्यूचुअल फंड से रिटर्न आ रहा है मेरे पास। मैं एक सेगमेंट हूँ, और ये भी एक सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है, हम सेगमेंट है, एंटरप्राइज अलग है। मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, रिटर्न आ रहा है किसी एफडी से, म्यूचुअल फंड से, डिवेंचर से, शेयर्स से, मैंने उनमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो मुझे जवाब देना ये इंटरेस्ट, डिविडेंड या रिटर्न जो मेरे पास आ रहा है, ये सेगमेंट रेवेन्यू में आएगा कि नहीं आएगा? आप नहीं कराएगा सर, सेगमेंट नहीं कराया फिर, और एंटरप्राइज ने कराया किसी ने भी किया है, मैंने ही किया है मान लो। तो फिर तो आएगा, अगर वो उसका फिर तो आएगा आप ऊपर वाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली बात है तो आएगा, वरना नहीं आएगा। वरना नहीं आएगा? क्या जवाब दे रहा है तू? क्यों आएगा? अभी तो मना किया। अगर आप एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मना तो किया, किसी ने भी किया हो, नहीं आएगा। इंटरेस्ट वगैरह आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और सेगमेंट रेवेन्यू में हमें सिर्फ ऑपरेटिंग लेना है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। अभी तो बोला मैंने कि इंटरेस्ट हर महीने आ रहा है मुझे, ऊपर बोला ना मैंने, तो नहीं आएगा वो, तो नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। अब जवाब दो। पहला क्वेश्चन था मेरा, अब दूसरा क्वेश्चन। ये जो म्यूचुअल फंड में, एफडी में मैंने इन्वेस्ट किया है, ये इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट है? मैंने किया है इन्वेस्टमेंट, ये मेरी एसेट है? भाई मैं तुमसे कितना सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, एसेट है ना? इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट है, इसमें क्या इतना सोच रहे हो? एसेट है तो जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो मेरी एसेट है। अब मेरा तीसरा सवाल, जब मैं सेगमेंट की एसेट निकालूंगा तो उसमें मुझे इस एसेट को लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है, क्योंकि इससे मिलने वाला रिटर्न भी नहीं लिया था मैंने, तो उसकी एसेट भी नहीं लेना है। ये बात यहां लिखी हुई है, पढ़ो। इफ सेगमेंट रिजल्ट ऑफ सेगमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट, अगर आपने इंटरेस्ट को इंक्लूड किया था, इंक्लूड को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, तो फिर उससे रिलेटेड लोन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। बाप आया है तो बेटा भी आएगा, सॉरी बेटा आया है तो बाप भी आएगा, बेटा नहीं आया तो बाप भी नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? पूरी बात याद रखना। अगर सेगमेंट रिजल्ट में आपने इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह को लिया था तो फिर उस सेगमेंट के रिलेटेड लोन को, एडवांसेस को भी लेना, नहीं तो मत लेना। अब इसमें क्या नहीं आएगा? इनकम टैक्स एसेट, ये कभी तुमने सुना नहीं होगा, इसको डेफर्ड टैक्स एसेट बोलते हैं, डीटी है इसका। एएस है 22 पढ़ाऊंगा बाद में, एएस 22 डेफर्ड टैक्स एसेट, ये नहीं आएगा। आता आपने इनकम टैक्स सुना होगा, इनकम टैक्स एसेट जैसा कुछ नहीं सुना होगा, सुनोगे बाद में, ठीक है। डीटीए नहीं आएगा। आपने कोई एसेट जनरल एंटरप्राइज या हेड ऑफिस पर्पज से यूज किया है तो वो भी नहीं आएगा। कोई एसेट आपने जनरल एंटरप्राइज या हेड ऑफिस पर्पज से यूज किया है, जैसे आज देखो एक गाड़ी है, उससे चारों सेगमेंट के काम होते हैं, मतलब 4 सेगमेंट है, चारों सेगमेंट की डिलीवरी उस ट्रक से जाती है, और इंटरप्राइज ने एक ट्रक खरीद रखा है, तो वो ट्रक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस ट्रक में ए बी सी सारे सेगमेंट की डिलीवरी होती है। ट्रक को कैसे अलोकेट करोगे? उससे होने वाले एक्सपेंस या इनकम को अलोकेट करोगे। ट्रक तो ऑर्गेनाइजेशन की रहेगी ना। उसमें ऐसे एग्जांपल आ सकते हैं जैसे डेटर है और वो ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड कर रहा है 5 करोड़ और अलग अलग सेगमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। वैसे तो सेगमेंट खुद ही करेगा अपने डेटर, अपने स्टॉक सब, लेकिन अगर मान लो अकाउंटिंग हेड ऑफिस कर रहा है और अलोकेट तीनों में कर रहा है, कोई प्रीपेड एक्सपेंस है
वो प्रीपेड एक्सपेंस हमने कर दिया, लेकिन हमने तीनों में अलोकेट कर दिया तो आ जाएगा। कोई भी ऐसी चीज जो अलोकेट हो सकती है। अब ट्रक को अलोकेट नहीं कर सकते ना, आप ट्रक कैसे अलोकेट करोगे? तो ये तो नहीं आएगा। अलोकेट हो सकता होगा तो आएगा, उसमें ये थोड़ी लिखा है कि हमेशा हर चीज को अलोकेट करने बैठ जाओ। उसमें तो ये लिखा हुआ है अगर अलोकेट हो सकते हैं तो वो एसेट में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, एक बात याद रखना, एंटरप्राइज की खुद की भी चीजें होती है, हर चीज सेगमेंट की नहीं होती है। क्या बोला मैंने? हर चीज सेगमेंट की। तो अगर मेरा 500 करोड़ का एम्पायर है तो ऐसा नहीं है कि 5 सेगमेंट है तो सबका 100 करोड़ होगा। हो सकता है सारे सेगमेंट का 100 करोड़ 75 करोड़ हो, 100 करोड़ मेरी जनरल एसेट है जो किसी एक सेगमेंट की वो मेरी है, तो उसे आपको अलोकेट मेरी ये लाइन याद रखना, अलोकेट हो सकता होगा तो अलोकेट करेंगे, जबरदस्ती में अलोकेट नहीं करना है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हर चीज किसी सेगमेंट में अलोकेट की ही जाए, हो सकती है तो करना है। ये उद्देश्य नहीं है कि हर चीज को किसी ना किसी बेस पे एलोकेट करनी है। ये तो काट दो, इसमें कुछ भी नहीं है। सेगमेंट एसेट आर डिटरमाइन आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब आप जब भी सेगमेंट एसेट को लोगे तो जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह है वो माइनस करके ही लोगे, नेट बेसिस पे लेते हैं। सेगमेंट लायबिलिटी टिक कर लो, वो लायबिलिटी जो सेगमेंट की खुद की है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है या अलोकेट हो सकती है। लाइन तो अब याद हो गई होगी आपको, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है या अलोकेट की गई है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है या अलोकेट की गई है। ठीक है, फिर इसमें भी वही वाली लाइन लिखी हुई है कि अगर आपने इंटरेस्ट को खर्चा माना था तो उसकी लायबिलिटी को भी लेना है, और इंटरेस्ट को खर्चा नहीं माना था तो उसकी लायबिलिटी को भी नहीं आना। ठीक है, बेटा आएगा तो बाप भी आएगा, यहाँ पे लड़की आएगी तो माँ भी आएगी। ठीक है, वो इनकम के लिए बात हो रही थी, यहाँ एक्सपेंस के लिए बात हो रही, बात सेम हो रही है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट को एक्सपेंस माना है तो उसकी लायबिलिटी को भी लेना, बोरोइंग को भी लेना। इंटरेस्ट को इनकम माना है तो उसके एसेट को भी लेना, मतलब लोन एंड एडवांसेस को भी लेना। तो इंटरेस्ट को इनकम माना है तो उसके लोन एंड एडवांसेस को एसेट मानना, इंटरेस्ट को एक्सपेंस माना है तो उसकी बोरोइंग को लायबिलिटी मानना। बोलो तो है, पूरा बोलो बराबर। इंटरेस्ट को इनकम माना है तो उसकी लोन एंड एडवांसेस को एसेट मानना, और इंटरेस्ट को अगर एक्सपेंस माना है तो उसकी बोरोइंग को लायबिलिटी मानना। अब बोलो, यहां तक पूरा हुआ। जिंदा रहे तो यहां से कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, बंद करो भाई। अरे करना।